स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इस वीडियो में कॉपर और क्रोमियम के केस को देखेंगे कि ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं ये अलग क्यों है और क्यों ये ज़्यादा स्टेबल है। सबसे पहले तो हम अगर देखें ऑफ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो जो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन बनती है जो रेगुलर रूल के अकॉर्डिंग, वो कौन सी होनी चाहिए? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये 4s2 और 3d4। ये जो हमारी रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए क्रोमियम की। पर आपने देखा होगा कि जितनी भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो क्रोमियम की इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ सॉल्व करते हैं, ये वाली जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए 4s1 और 3d5, तो इसी कॉन्फ़िगरेशन के विद रिस्पेक्ट टू हम सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो है, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करते हैं, चाहे वो नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो, पैरामैग्नेटिक करैक्टर, मैग्नेटिक करैक्टर्स के बारे में, या डायमैग्नेटिक और जो भी। बट क्यों ऐसा है कि यही कॉन्फ़िगरेशन जो रिकॉग्नाइज्ड है और यही एक्सेप्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन को हम नहीं मानते। आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्यों ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, क्यों इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज्ड है। पहले हम ये डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। देखिए हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल है उसमें ये 5 ऑर्बिटल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1, 2, 3 और 4 ये हमने फिल कर लिया अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले तो ये देखेंगे कि इसमें किस तरह से हमने एक्सचेंज एनर्जी निकाली। सारा फैक्टर जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है एक्सचेंज एनर्जी की। क्यों क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबलाइज्ड है? एक्सचेंज एनर्जी डिनोटेड बाय EX। जो एक्सचेंज एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। अब एक्सचेंज एनर्जी का जो फार्मूला है वो आएगा नंबर्स ऑफ एक्सचेंजेस इनटू कांस्टेंट हम यहाँ पे K ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जो क्रोमियम की रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है उसकी एक्सचेंज एनर्जी कैसे है। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। इट मीन्स जो इसके 3 एक्सचेंजेस हैं, हम 3, इसकी 3 एक्सचेंजेस है प्लस ये कितनी एक्सचेंजेस कर सकता है, क्योंकि ये तो इसके साथ काउंट हो गई। अब इसके अगले वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करिए कितने हैं, 2। ये कितने हैं जी, 1। ये कितने हैं आगे, 0। तो टोटल नंबर्स ऑफ एक्सचेंजेस इस केस में आ गए 6 और ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट। तो जो रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की उसमें एक्सचेंज एनर्जी हमारे पास जो निकल के आई है वो आई है 6K। अब बात करेंगे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन की, इसको हम ड्रॉ करेंगे। देखिए डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3 और ये 4 और 5। अब इसकी पेयरिंग करेंगे जो कि इसमें तो चलो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हाफ बर्फ के अकॉर्डिंग और हंट्स रूल के अकॉर्डिंग ऐसे लग गए। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी, ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी और इसके साथ भी। तो टोटल काउंट करिए, इसकी 4 एक्सचेंजेस है प्लस इसके आगे कितने हैं, 3। इट मीन्स इसकी 3 एक्सचेंजेस हैं, इसकी 2, इसकी 1 और इसके आगे कोई है नहीं तो ये 0। तो टोटल इसकी एक्सचेंजेस कितनी आ गई, देखिए 7, 8, 9 और 10। ये 10 आ गई और कांस्टेंट। अब देखिए इस केस में अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारी यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, उसकी जो एक्सचेंज एनर्जी वो क्या आ जाएगी, मोर। वो ज़्यादा आ गई किससे, रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन से।
रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन से क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल है उसकी रेगुलर से ज़्यादा आ गई, तो ये क्या आ जाएगी, ज़्यादा स्टेबल आएगी। इसीलिए क्रोमियम की जो हमारे पास 4s1 3d5 का केस है वो हर एक प्रॉब्लम में हम यूज़ करते हैं और इसी को हमने माना हुआ है और यही ज़्यादा स्टेबल है। इस तरह से आपने क्रोमियम का केस देख लिया है। अब हम केस करेंगे नेक्स्ट कॉपर का। देखिए कॉपर एटॉमिक नंबर 29, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 रेगुलर पहले करेंगे, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, ये रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब हम इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होगा 4s1 और 3d10। अब देखिए इस केस में जो एक्सचेंज एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो किस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है, आपने एक्सप्लेन करना है स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड या पार्शियल फील्ड। देखिए अगर हम डी का केस लगाएं यहाँ पे 3d9 में, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये हंस रूल के अकॉर्डिंग 6 7 8 और 9। ये वाला जो ऑर्बिटल है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। और अब इसको देखें 3d10 को, अगर हम 3d10 को देखें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, दिस इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। और आपको पता होना चाहिए हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फिल्ड में से सबसे ज़्यादा स्टेबल है कम्प्लीटली फील्ड। मैं आपको इसका ऑर्डर बता देता हूँ। देखिए ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है कम्प्लीटली फील्ड है, उसके बाद हाफ फील्ड ऑर्बिटल, उसके बाद इनकम्प्लीटली फील्ड, इनकम्प्लीटली फील्ड। तो इस केस में देखिए, इस केस में अगर हम देखें तो इनकम्प्लीटली फील्ड जो है वो लीस्ट स्टेबल है और ये मोस्ट स्टेबल है। इसीलिए जो कॉपर है उसकी हमने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ही हर प्रॉब्लम के ऊपर लगानी है और इसी को हमने यूज़ करना है। तो आज हमने क्या देखा है कि जो क्रोमियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 3d5, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इसकी ही हमने यूज़ करनी हर एक प्रॉब्लम में। इसी तरह से जो कॉपर है 1s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये दोनों ही यही प्रॉब्लम्स में यूज़ करनी है आपने, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आए। और आप इन दोनों को देखिए, जब आप पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक करैक्टर यानी कि मैग्नेटिक करैक्टर निकालते हो तो आपने देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के केसेस में किस में है। चाहे तो एक अनपेयर्ड हो या 10 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक भी अनपेयर्ड आ गया तो वो एलिमेंट को क्या बना देगी, पैरामैग्नेटिक। तो ये दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक, कॉपर भी और क्रोमियम भी। इस तरह से आपने देखा इन दोनों, ये दोनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, डी ऑर्बिटल में। तो आज इन दोनों का आपने कॉन्फ़िगरेशन का रीज़न देखा कि क्यों एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। थैंक यू।